हेलो स्टूडेंट्स, गुरु परशुराम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर लाइट को। ठीक है, जो कि एक फिजिक्स का चैप्टर है और इसका जो फुल नेम है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है लाइट। सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें लाइट क्या है। तो बेसिकली लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अगर हम एक कमरे में अंधेरा कर दें तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। जैसे स्विच ऑन करते हैं, कमरे में लाइट फैल जाती है तो हमें चीज़ें दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। वी कैन राइट हियर लाइट इज a type of energy with the help of which we can see objects। ठीक है, लाइट है तो हमें चीजें दिखाई देती हैं और लाइट नहीं होगी तो हमें चीजें दिखाई नहीं देगी। हम सिंपली कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसमें एक टर्म आती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बहुत छोटी सी टर्म है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है, उनको कहते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस लाइट बाय इटसेल्फ कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है उसको कहते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट सन, बल्ब, ठीक है, टॉर्च, इस तरह की जो चीजें हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट है उनको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपके पास जो टर्म आती है दैट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है? सिंपली वो ऑब्जेक्ट होती हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट बुक है हमारे पास, टेबल है, चेयर है। ठीक है, तो वी कैन से दैट टेबल एंड बुक, ठीक है, चेयर, पेन, पेंसिल, फैन, ये सभी चीजें जो हम देखते हैं ज्यादातर, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। We can say that objects that do not produce light itself are called non-luminous objects। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेबल, बुक, ठीक है, बेंचेस वगैरह, जितनी भी चीजें ज्यादातर हम देखते हैं सबके सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि जो लाइट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो लाइट होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलती है तभी तो चीज़ों की छाया बनती है, शैडो बनती है। ठीक है, आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि लाइट की हेल्प से ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। लाइट है तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, we can say that due to light we are able to see objects। लाइट है तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगी, नहीं तो नहीं दिखाई देगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम ये मान सकते हैं कि जो लाइट है वो वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, वैक्यूम बेसिकली एक खाली जगह है जहाँ पे हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर फिनिश हो जाता है, ऊपर की जगह है जहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ना कोई डस्ट पार्टिकल, ना
और ना किसी तरह का एयर का कोई पार्टिकल होता है, बेसिकली वहाँ पे वैक्यूम है। ठीक है, सिंपली हम कह सकते हैं कि खाली जगह यहाँ पे कुछ भी ना हो वो वैक्यूम है। ठीक है, तो लाइट कैन ट्रेवल इन ए वैक्यूम, लाइट वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे साउंड है, साउंड को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लाइट को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और वैक्यूम बेसिकली अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर जहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उससे ऊपर की जो जगह है, ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं होता, ना डस्ट वगैरह ना कोई गैस पार्टिकल, ठीक है, उस जगह को वैक्यूम बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लाइट जो है रिफ्लेक्शन को शो करती है और रिफ्लेक्शन को भी शो करती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पास एक सरफेस है, लाइट आएगी, इससे टकराएगी और टकरा के इसी मीडियम में वापस चली जाएगी, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो लाइट क्या शो करती है, रिफ्लेक्शन शो करती है। और रिफ्लेक्शन, जैसे ये एयर है मीडियम और ये वाटर है, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, एयर से वाटर में जाएगी, तो इसको जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जाती, ये नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसको आगे डिस्कस करेंगे हम बहुत अच्छे से। तो वी कैन से दैट लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ब्राइटर सरफेसेस। ठीक है, एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ट्रेवल करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आई थिंक इस टॉपिक में इतना ही सफिशिएंट है। अब हमें डिस्कस करना है, हमारे पास एक टॉपिक है लाइट रे। लाइट रे बेसिकली किसको कहते हैं भाई, लाइट की वेव जिस पाथ को फॉलो करती है उसको हम बोल देते हैं लाइट रे। ठीक है, लाइट की जो वेव है जिस पाथ को फॉलो करती है उसको हम लाइट रे बोल देते हैं। वी कैन से दैट द स्ट्रेट लीनियर पाथ ऑन विच ए लाइट वेव ट्रेवल्स इज कॉल्ड ए लाइट रे। ठीक है, लाइट रे या लाइट की एक वेव जिस पाथ को फॉलो करती है, जिस रास्ते पर चलती है, उसको हम बोल देते हैं लाइट रे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बहुत सारी लाइट रे ऐसे मिलके चल रही हूँ, ऐसे इस तरह से, ठीक है, बहुत सारी लाइट रे इस तरह से मिलके आगे बढ़ रही हो, तो इसको हम बोल देते हैं लाइट बीम। ये याद रखना है आपको। लाइट रे, लाइट की जो वेव है वो जिस पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है उसको कहते हैं लाइट रे। और बहुत सारी लाइट की जो रे हैं जब एक पुंज की तरह आगे बढ़ती है ना, मिलकर साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं, उसको बोल देते हैं हम लाइट बीम। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेसिकली लाइट जो है जब किसी साइनी सरफेस से टकराती है, साइनी सरफेस को हिट करती है, तो हिट करने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये एक मिरर है या कोई भी ब्राइटर सरफेस हो सकती है। ठीक है, और हमने क्या किया, एक लेजर लाइट ली और इसकी तरफ को हमने ऐसे डायरेक्टेड कर दी, तो लेजर लाइट से लाइट निकलेगी ऐसे। ठीक है, या नॉर्मल कोई भी लाइट हो सकती है, लेजर लाइट जरूरी नहीं मोनोक्रोमेटिक लाइट हो। ठीक है, लाइट इसकी तरफ जैसे ही हम डालते हैं तो ये इससे हिट करके इसी मीडियम में वापस चली जाती है। इस फेनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर है। We can say that the return of light after hitting a shiny surface is called reflection of light.
ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग ए शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे ये डाल दिया जाता है एक परपेंडिकुलर, और इसको नाम दे दिया जाता है नॉर्मल। ठीक है, ये जो रे इस सरफेस को आके हिट करती है, इसको नाम दिया गया इंसिडेंट रे। क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट रे सरफेस को हिट करके बाहर जाती है, इसको नाम दिया गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला गया, इसको नाम दिया गया बच्चों नॉर्मल। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, इंसिडेंट रे जहाँ पे जाके ब्राइटर सरफेस को हिट करती है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, याद रखना, इसको कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, और ये क्या है? ये है हमारी कोई ब्राइटर सरफेस, या इसको नाम दे देते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट जब किसी शाइनी सरफेस से हिट करती है, तो हिट करने के बाद उसी मीडियम में टकरा के वापस लौट जाती है, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके कुछ रूल हैं। रूल क्या है? रूल ये है, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लिख देते हैं यहाँ पे, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के रूल ये हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में होते हैं। वी कैन से दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल are lie in the same plane, या are in the same plane। ठीक है, ये पॉइंट आई होप तो क्लियर हुआ होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। सेकंड जो रूल है वो हमें याद रखना है। सेकंड रूल ये कहता है कि जितना ये इंसिडेंट एंगल होगा, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको कहते हैं हम इंसिडेंट एंगल, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो सेकंड रूल ये कहता है कि हर एक कंडीशन में ये जो एंगल आई है ये बराबर होगा एंगल आर के। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के हमेशा बराबर होगा। ठीक है, आई होप सो ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर ये एंगल, अभी ये एंगल कुछ इस तरह से है, ठीक है, अगर ये वाला एंगल भी कम होगा, इसे तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर एंगल आई कम होगा तो एंगल आर भी कम हो जाएगा, एंगल आई बढ़ेगा तो एंगल आर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज मिरर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है, रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे, वो आगे है अभी, उससे पहले हम टॉपिक पढ़ लेते हैं मिरर। मिरर क्या होते हैं बेसिकली? जैसे हमारे पास एक कांच की एक ट्रांसपेरेंट प्लेट है, इस तरह से कांच की एक ऐसे ट्रांसपेरेंट प्लेट है, तो हमने क्या किया, इसके एक तरफ हमने पेंट कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कांच की ट्रांसपेरेंट प्लेट है और हमने इसके एक तरफ पेंट कर दिया, तो ये बन जाता है मिरर। ठीक है, so we can say that a polished or smooth surface that forms image by reflection
इज कॉल्ड मिरर। ठीक है, सिंपली हमें याद रखना है कि जैसे कोई हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट प्लेट है, हमने एक तरफ उसके पॉलिश कर दी तो ये बन जाता है हमारा मिरर। ठीक है, और ये कौन सा मिरर होता है? ये होता है हमारा प्लेन मिरर। इसको याद रखना है बच्चों। ठीक है, ऐसे हमारे पास, चलो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर भी डिस्कस कर देता हूँ। स्फेरिकल मिरर, ये तो प्लेन मिरर है, मिरर के टाइप हैं। ठीक है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास एक कांच का होलो स्फीयर है, तो हमने क्या किया, इसको बीच में से कट कर दिया ऐसे, और कट करने के बाद इसका ये वाला जो पार्ट बचा, इस पे हमने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर है। कौन सा है ये अभी बताएंगे। और अगर मैंने ये वाला पार्ट लिया, ये वाला पार्ट लिया और मैंने इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, ठीक है, तो ये भी बन जाता है हमारा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। ये है हमारा कॉनकेव मिरर। और ये होता है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। आई होप सो ये समझ में आया होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर के कुछ टाइप होते हैं। स्फेरिकल मिरर के टाइप हैं, जैसे ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर और ये हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर अगर हमें यहाँ से डिफाइन करना पड़ जाए तो हम कॉनकेव मिरर यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, हम कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर कैसे होते हैं, बेसिकली कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। हमने क्या किया, इसके उभरे हुए भाग पर हमने पॉलिश कर दी इस तरह से, और ये जो इसका इनर कर्व पार्ट है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करेगा। और इसका ये जो आउटर पार्ट है, इस पर हमने पेंट कर दिया, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसको कहते हैं हम कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स में क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स में सिंपली ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इसका ये जो अंदर की तरफ धंसा हुआ भाग है, ठीक है, इनर पार्ट है, इस पे हमने पॉलिश कर दी, तो ये बन जाता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका ये वाला जो पार्ट है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, ये एक्ट करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। ठीक है, आई होप सो दोनों क्लियर हुए होंगे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर भी आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस हैं स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हेडिंग है हमारे पास सम डेफिनेशंस, स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई कुछ डेफिनेशंस है। सम डेफिनेशंस related to spherical mirror, related to spherical mirror। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इमेज फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर ये चीज समझ नहीं आई तो बच्चों को आगे समझने में प्रॉब्लम होगी, आपको आगे समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने एक मिरर कंसीडर कर लिया। सपोज करो ये हमने मिरर कंसीडर कर लिया कॉनकेव मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर है ये, हमने कंसीडर कर लिया कॉनकेव मिरर। अब हमने क्या किया, ये एक स्फीयर को काट के ही तो बनाया गया होगा, उस स्फीयर को हमने इस तरह से एज्यूम कर लिया चीजों को समझने के लिए। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ये जिस स्फीयर से बना हुआ है,
जिस स्फीयर को काट के बनाया गया है उस स्फीयर के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, याद रखना है इसको बच्चों, उस स्फीयर के सेंटर को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो हमारा मिरर है इसके मिड पॉइंट को क्या कहेंगे, इसके मिड पॉइंट को कहते हैं पोल। याद रखना, हिंदी में ध्रुव कहते हैं इसको, मिड पॉइंट को कहते हैं पोल। ठीक है, अब पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली मैंने एक लाइन बना दी है इससे। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये जो सी है ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, आगे लिख देंगे हम। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच होता है फोकस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये हमारा कॉनकेव मिरर था, ये जिस स्फीयर को काट के बनाया गया था उस स्फीयर के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ, जहाँ पे उस स्फीयर का सेंटर होगा उसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये जो मिरर है इसके मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच होता है फोकस। अब आपको और चीजें याद रखनी है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अगर समझ में आ गया तो आगे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम फोकल लेंथ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ठीक है, चलो यहाँ पे बता देते हैं हम, व्हाट इज सी हियर, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज एफ हियर, एफ इज फोकस। ठीक है, व्हाट इज आर हियर, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आई होप सो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद हुई होगी। ठीक है, फर्दर जो हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है हमारा फोकल लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है हमने अभी अभी डिस्कस किया। फोकल लेंथ क्या है बच्चों, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो फोकल लेंथ है। दैट मीन्स वी कैन से दैट फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जो फोकल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है और ये इसकी आधी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। वी कैन से दैट focal length is the half of radius of curvature, and we can say that the distance between pole and focus is known as focal length। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा f is equal to, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा f is equal to r by t। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा। ठीक है, फर्दर हमें जो डिस्कस करना है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।